हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है, ये आज हेडिंग होगा, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन। तो इसमें सबसे पहले बात देखा जाए, यानी भारतीय संविधान सभा से संबंधित, यानी भारतीय संविधान सभा होगी, ये बात किसके द्वारा किया गया था। यानी सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा। हम लोग देख रहे थे कि भाई 1947, थोड़ा सा हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, जहां पर ये आपका कहानी समाप्त होता है। 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और उसके बाद हम लोगों को यानी 1947 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिलती है। उसके पहले से ही, यानी उसके पूर्व लगभग में आपका जब लिथगो आया था, यानी लगभग जब समझिए कि कांग्रेस से का गठन हुआ और कांग्रेस का अधिवेशन होने लगा, उस समय से ही आवाज उठने लगी थी कि भाई भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीय खुद मिलकर क्या करें, संविधान का निर्माण करें। संविधान सभा का जिसमें खुद भारतीय यानी संविधान सभा के सदस्य हो और वही सदस्य क्या करेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात यानी हर अधिवेशन में कुछ ना कुछ जगहों पर यही बात चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो यानी भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, ये बात किनके द्वारा बोली गई थी। तो हम ध्यान से देखेंगे कि यानी सबसे पहले बात है कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, यानी कौन, तो 1895 ईस्वी हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन में। तो 1895 ईस्वी याद रखना है थोड़ा सा आपको, आपका 1895 ईस्वी में, ये नाम लिख लीजिए, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था स्वराज बिल, ठीक है। उन्होंने अपनी एक रचना यानी स्वराज बिल में यह लिखा था, क्या था, स्वराज बिल। और स्वराज बिल में इस बात की चर्चा की थी, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और यह बात सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, 1895 ईस्वी में, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि भाई भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए। और वो क्या करेंगी, वही संविधान सभा के तहत यानी भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा और वही कानून भारत में लागू होगा। तो ये कब की बात है, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये बात रखा था, ठीक है। और वो पुस्तक क्या था, यानी उस पुस्तक का नाम था, इनकी रचना थी जिसका नाम था स्वराज बिल। इस बिल में उनके द्वारा ये बात ही कही गई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही अगला व्यक्ति कौन थे जिनके द्वारा बोला गया कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति हम देख सकते हैं 1922 ईस्वी में, यानी गांधी जी। 1922 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, 1922 ईस्वी में सब लोग जानते होंगे, 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा ये बोला गया, गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया, गांधी जी के द्वारा बोला गया कि भाई भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, भारतीयों के लिए भी संविधान सभा होने चाहिए। स्पष्ट रूप से गांधी जी बोल दिए कि भारत का संविधान यानी भारत के लोगों के द्वारा, यानी भारत की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। 1922 ईस्वी में गांधी जी कह रहे हैं क्या कि गांधी जी के द्वारा यह बोला गया, गांधी जी द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ये बात कह रहे हैं आपके गांधी जी 1922 ईस्वी में। पहला बात याद रखना है कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने यानी स्वराज बिल में उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये किनके द्वारा कही गई, तो दूसरी बात हम देख सकते हैं कि 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा, यानी भारतीय जो संविधान का निर्माण होगी वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ये 1922 ईस्वी में गांधी जी ने ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं यानी ये दोनों का ये दो लोग जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो इनको याद रखना है, ये अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा कहा गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी पुस्तक में बोल रहे हैं और ये कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा है उसमें ये स्पष्ट रूप से क्या कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी किसने कहा कि भाई भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, वास्तविक रूप से यानी भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा हो जो क्या करे, यानी भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं जो एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय जो थे, उन्होंने क्या किया था, प्रत्यक्ष रूप से ये बोला था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से एम एन राय के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो क्या करेगी, जो अपने संविधान का निर्माण करेगी। ये प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1922 1923 के आसपास ये बोलते हैं, और 1924 ईस्वी में ये आपका फिर आपका जो प्रत्यक्ष रूप से ये बोला गया, और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर ये आपका स्वराज पार्टी यानी 1924 ईस्वी में आप देखिएगा 1924, ये अप्रत्यक्ष वाले हो गए, ये प्रत्यक्ष वाले। 1924 ईस्वी में यानी स्वराज पार्टी के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये सब लोग ये बोल रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष में बोले कि भाई बाल गंगाधर तिलक बोले कि यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें वो क्या कर सके, यानी स्वयं के लिए यानी संविधान का निर्माण कर सके। इसमें जिसमें कौन होंगे, तो अधिकतर जिसमें भारतीय होंगे। ठीक है, 1922 में हम देख सकते हैं कि भाई गांधी जी ने बोला कि भाई भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, ये भी बात बोल रहे हैं। फिर प्रत्यक्ष में देखा जाए तो एम एन राव जो थे, एम एन राव को हम क्या बोल सकते हैं, मानवेंद्र नाथ राव। ये एम एन राव का फुल फॉर्म हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राव। ये भी बोल रहे हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिससे कि वो अपना संविधान का निर्माण करें। और फिर 1924 में स्वराज पार्टी भी ये मुद्दा उठा रही है। स्वराज पार्टी भी बोल रही है कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और फिर हम लोग देखेंगे आधिकारिक रूप से, यानी यहाँ पर आपका 1934 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि आधिकारिक रूप से कब, 1934 ईस्वी में आपका कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी यही बात बोलती है। यानी 1934 ईस्वी में कांग्रेस भी आधिकारिक रूप से भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग करती है, संविधान सभा की मांग करती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा से संबंधित ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको क्या याद होना चाहिए कि सबसे पहले यानी ये किसने कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में ये स्पष्ट रूप से क्या कर दिया था, यानी स्वराज बिल जो इनकी रचना है उसमें बोल दिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और उसके बाद ये अप्रत्यक्ष रूप से बोले गए हैं। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में कहा कि भाई भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, भारतीयों की जो संविधान है यानी भारतीयों की संविधान सभा जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही क्या होनी चाहिए, उसकी गठन होनी चाहिए। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि 1923 के आसपास, यानी 1923 में 23 से 24 में आपका एम एन राव वो बात बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से, यानी एम एन राव यानी 1923 ईस्वी में यानी प्रत्यक्ष रूप से बोले कि भारतीयों के लिए संविधान सभा
होनी चाहिए, ठीक है, 1923-24 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका 24 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा कहा गया कि भारतीयों के लिए भी संविधान सभा होनी चाहिए। और फिर आधिकारिक रूप से कांग्रेस जो है 1934 में बोलती है कि भारतीयों का यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। ये सब लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन आखिर अंग्रेज कब स्वीकार करेंगे कि हाँ भारतीयों के लिए रियल में यानी संविधान सभा हो और जिसमें भारतीय लोग ही क्या हो, शामिल हो और वही मिलकर क्या करे, भारतीय संविधान का निर्माण करें। इस बात को स्वीकार कब करती है, चलिए उसको हम देखते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लिए हो, एक बार लिख लिए हो तो लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। याद रखना है आपको पहला, यानी इससे संबंधित कि सबसे पहले किनके द्वारा कहा गया था, ये बात आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो बाल गंगाधर तिलक है, ये भी अपने पुस्तक में लिखे थे। गांधी जी जो है ऐसे ही बोल दिए थे 1922 ईस्वी में। उसके बाद आपका प्रत्यक्ष रूप से जो बोला गया वो आपके होंगे एम.एन. राव। उसके बाद आपके हो जाएंगे स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से ये आप मांग करेंगे कि भाई भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, संविधान का निर्माण कर सके। ये बात आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद ये तो भारतीयों का काम था, भाई भारतीयों ने किया, मांग करना था, मांग किया। लेकिन अंग्रेज कब स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई यानी भारतीयों के लिए रियल में क्या होना चाहिए, वह संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें भारतीय लोग ही शामिल हो और वो संविधान का निर्माण करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रारंभिक स्थिति से चल रहे हैं, देख रहे हैं 1940 ईस्वी में आपको क्या आया था जी। 1940 में हम लोग देखेंगे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, निम्नलिखितों के नेतृत्व में, याद होगा आप लोगों को। तो 1940 ईस्वी में हम लोग देखेंगे यानी अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब आया था जी, अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 1940 ईस्वी में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आया, तो ये आपका आया था लिनलिथगो के नेतृत्व में, लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इस समय लिनलिथगो क्या था, वैसा आया था। अब लिनलिथगो इस समय बोला जा रहा है कि भाई चलिए इस समय स्वीकार किया गया, मतलब सब लोग बोल रहे थे भाई भारतीय के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, सब लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन स्वीकार ये कब कर रहे हैं, 1800 हम देख रहे हैं 1940 ईस्वी में। ये 1940 ईस्वी में लिख लीजिए, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में क्या आया था आपका, अगस्त प्रस्ताव आया था, 8 अगस्त 1940। डेट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आपका आया। इसमें क्या बोला गया कि भाई भारतीयों के लिए क्या होगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसमें अधिकतर भारतीय होंगे। इसमें यह बात बोला गया था। अगस्त प्रस्ताव में क्या बोला गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है। ये नहीं बोला कि नहीं किया गया, यानी बोला गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसमें अधिकतर भारतीय होंगे। और अधिकतर भारतीय होंगे इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा अंग्रेज भी हो सकते हैं। बात समझ रहा है ना, अधिकतर भारतीय होंगे इसका मतलब क्या है कि अधिकतर भारतीय होंगे, उसमें कुछ भारतीय होंगे और कुछ अंग्रेज भी होंगे। इसका मतलब क्या कि अब अधिकतर भारतीय होंगे और अंग्रेज होंगे। जैसे ये बोला गया था साइमन कमीशन जो आया गया था, उसमें बोला गया था भारतीय होंगे, भारतीय जो पूरा अंग्रेज को ही भर दिया गया था। इसीलिए यानी इस जो आपका अगस्त प्रस्ताव है यानी इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, ये असफल रहा, ठीक है। इसके बाद यानी अगस्त प्रस्ताव के बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो प्रस्ताव है जिसमें बोला गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी और यानी भारतीयों के लिए क्या किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भारतीय लोग ही होंगे, उसमें अंग्रेज यानी नाम मात्र के होंगे। तो हम लोग देखेंगे उसके बाद यानी अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका क्रिप्स मिशन आया था। अगस्त प्रस्ताव के बाद कौन सा मिशन आया, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। 1942 में आपका कौन सा मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में क्या था इसके बारे में देखेंगे, आखिर ये क्यों असफल हो गया, इसे लोग स्वीकार क्यों नहीं किए। तो स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन में कहा गया था, साफ साफ बोल दिया गया था कि भाई क्रिप्स मिशन जो है इसके तहत यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा गठन किया जाएगा, यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा गठन होगा, लेकिन युद्ध के उपरांत होगा,
इस समय हम देखेंगे 1942 ईस्वी के आसपास आपका 39 से लेकर 45 से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और अंग्रेज ये सोच रहे थे जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जिसे हम लोग को लॉलीपॉप दिखाकर और वो हमसे काम लिए थे, ठीक है। यानी सेना में बोला गया था कि भाई आप भर्ती होइए, और गांधी जी ने भी उनका भरपूर सहयोग किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लोग भर्ती हुए सेना में और काफ़ी लोग मारे गए। फिर भी हाँ, यानी युद्ध जीतने के परिणाम स्वरूप हमको उस समय साफ से बोला गया था, अंग्रेज बोले थे कि हमें आप युद्ध में सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। और हमने इसी लालच में प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सहयोग किया था इंग्लैंड का, ठीक है। जिसके परिणाम से हम देखेंगे कि आपका गांधी जी को सर्जन की उपाधि दी गई थी। गांधी जी ने बोला था कि अधिकतर लोग भारत अंग्रेजी सेना में भर्ती हुई है आप लोग, ठीक है। तो वो बात गांधी जी को याद आ गई कि भाई अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, अभी बोल रहे हैं कि ठीक है चलिए भाई कोई बात नहीं, हमको यानी युद्ध के उपरांत यानी भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए उस पर अगर हम रेडी हो जाते हैं, उसको मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये मतलब निश्चित नहीं है कि हमें वास्तविक रूप से क्या हो जाए, संविधान सभा का गठन हमारे लिए हो जाए, ठीक है। ये पूरा विश्वास था गांधी, क्योंकि एक बार इनका नहीं बोला जाता है कि एक बार जब गर्म दूध से मुंह जल जाता है तो उसे यानी दूध से जब मुंह जलता है तो मट्ठा को फूक फूक पीता है, शायद यही क्या होता है। उसी प्रकार गांधी जी को भाई लग गया था कि एक बार हमने क्या किया था, इन पर विश्वास किया था और उस विश्वास पर ये खड़े नहीं उतरे, तो फिर विश्वास करना ये सत्य नहीं है कि फिर हो सके कि वो कहीं वहीं रवैया अपना दे। बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रिप्स मिशन में साफ साफ बोला गया था, क्या बोला गया था कि भाई आपके लिए यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा गठन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कब किया जाएगा, युद्ध उपरांत, यानी युद्ध के उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उस समय किया जाएगा। तो गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी दिवालिया बैंक का चेक कहकर पुकारा था, याद रखिएगा। यानी क्रिप्स मिशन गांधी ने क्या कहा था, दिवालिया बैंक का चेक, दिवालिया बैंक का चेक कहा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ देता है गांधी जी ने किसे यानी दिवालिया बैंक का चेक कहा था, तो क्रिप्स मिशन को जो 1942 में आया था, ठीक है। दिवालिया बैंक का चेक मतलब ये होता है कि उस बैंक का चेक दिया जा रहा है जो दिवालिया हो चुका है, जिसके खाते में पैसा ही ना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक था आपका अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स जो प्रस्ताव था वो किसके अध्यक्षता में, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, याद रखिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आपका आया था क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बाद यानी किस योजना के तहत, अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, अब किस योजना के तहत, इसके बाद देखें वेवेल योजना आया 1945 ईस्वी में, ठीक है। वेवेल योजना यानी 1945 ईस्वी में वेवेल योजना भी असफल होता है। पहले हम लोग अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव, और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद आपका वेवेल योजना। योजना भी क्या होता है, असफल होता है। 1945 में वेवेल योजना, उसमें साफ साफ लिखा गया था, उसमें भारतीयों की मांग थी कि भारत जो बनेगा वो अखंड भारत का निर्माण होगा, और एक तरफ से मुस्लिम लीग का दबाव था कि नहीं, भारत जो होगा वो 2 भागों में बंटकर इसका निर्माण किया जाएगा। अब इसी कंफ्यूजन में क्या हुआ कि वेवेल योजना भी क्या हो गया, वो असफल हो गया, ठीक है। लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर वो कौन सी योजना है जिसके परिणाम स्वरूप यानी भारत में यानी संविधान सभा का गठन हुआ। तो हम देखेंगे यानी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। हम लिखेंगे यहां पर कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, तो कैबिनेट मिशन हम देख सकते हैं 1946 में भारत आया। कब, 1946 में ये भारत आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, आप देख सकते हैं। एक में आपका था कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एक में था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इसके पहले आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स।
ठीक है, ये 3 लोग थे। कितने लोग थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। तीनों में इसमें अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये क्या था? ये अध्यक्ष था। ठीक है, और तीनों जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, यानी इंग्लैंड के ये कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस योजना को ही बोला गया कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन याद रखिएगा। तो इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। एक आपका याद रखना है, एबी अलेक्जेंडर था। पहला कौन था? एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, कितने लोग इसमें सदस्य थे? यानी 3 सदस्यीय ये आपका मिशन थे, जिसमें एबी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये 3 लोगों का समूह था। अब इस योजना के तहत, नाम नोट कर लिए होंगे आप लोग, इस योजना के तहत यानी क्रिप्स मिशन योजना के तहत सर्वप्रथम अब हुआ क्या कि इस योजना ने भारत में यानी 389 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की। कितने? 389। कैबिनेट मिशन के तहत क्या किया गया? यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हम लोग देखेंगे 389 यानी 389 निश्चित कर दिया गया। 389। आप पूछ सकते हैं कि क्यों 389 ही क्यों? 400 ले लेते, 450 ले लेते, 250 ले लेते, 200 ले लेते, लेकिन 389 ही क्यों लिया गया? तो इसका भी एक कारण था। ये एबी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और जो आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे, सबने निर्णय लिया कि भाई एक सीट का जो आवंटन होगा, एक सीट यानी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, उन सदस्यों के लिए एक सीट यानी एक प्रतिनिधि जो होगा वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितने? 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यानी एक संविधान सभा का सदस्य करेगा। एक संविधान सभा का सदस्य करेगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्यता होगी। ठीक है, और उस समय यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय लगभग यानी भारत की जो आबादी थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़, लगभग कितनी करोड़ थी? 40 करोड़, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय 40 करोड़ थी और एक संविधान सभा का जो सदस्य था वो कितने जनसंख्या पर था? यानी संविधान सभा का एक जो प्रतिनिधि होगा, एक जो सीट का आवंटन किया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। ठीक है, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 यानी 389 जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, यानी 389 सदस्य तो निश्चित हो गए, लेकिन क्या सभी जो सदस्य थे सबका निर्वाचन होना है? क्या सभी सदस्यों का निर्वाचन होगा? तो नहीं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। यहाँ पर आपका एक कुछ सदस्य, हमारा जो देश था भारत, यानी जो भारत था वो अंग्रेजों का तो गुलाम था ही, लेकिन ये भारत स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। एक वैसे प्रांत थे, वैसे स्टेट थे जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और कुछ ऐसे स्टेट थे जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन न होकर अप्रत्यक्ष रूप से था। तो यहाँ पर हम देखेंगे यानी भारत में संविधान सभा, अब यहाँ पर क्या होगा पहले देख लीजिए। यहाँ पर तो हम सीट देख लिए कितना था, सीट का आवंटन कितना हो गया था? 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। कारण क्या था? यानी 40 करोड़ की जनसंख्या और एक सीट 10 लाख पर। अब देखिए भारत में क्या था भाई, एक तो देख सकते हैं ये 2 भाग में बटा हुआ था। एक वैसे क्षेत्र थे जहां पर यानी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, उसको बोला जाता है ब्रिटिश, भारतीय ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, या ब्रिटिश प्रांत, भारतीय ब्रिटिश प्रांत, जहां पर क्या था यानी
वैसा भारत जहां पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, ठीक है, वो भारतीय ब्रिटिश प्रांत हो जाते थे। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यानी देसी रियासतों का शासन था, ठीक है, देसी रियासत, यानी कुछ ऐसे प्रांत थे जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। यहाँ पर क्या थे, जो राजा हो गए, महाराजा, राजा महाराजाओं का क्या था, यहाँ पर शासन होता था, ठीक है, राजा महाराजा। ये किसके अधीन होते थे, ये अंग्रेजों के अधीन होते थे। और लेकिन शासन कौन करते थे, यहाँ के राजा महाराजा इन पर शासन करते थे। तो ये हो गया आपका देसी रियासत, और ये कुछ हो गए आपके भारतीय यानी भारतीय ब्रिटिश प्रांत, ठीक है। उस समय क्या किया गया, यानी सीटों का जब आवंटन किया गया था तो 389 सीट बोला गया था कि भाई भारत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 389 होगा। लेकिन ये 389 में यानी 389 में इसको दो भागों में बांट दिया गया, यानी एक बोला गया 296 यानी क्या होंगे, ये आपके निर्वाचित सदस्य होंगे, और 93 यहाँ पर जो होगा वो मनोनीत होगा। मतलब क्या कि 296 सदस्य हैं वो डायरेक्ट चुन कर आएंगे, यानी वहाँ एकल हम देख सकते हैं, यानी सबका जो चुनाव हुआ था वो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या हुआ था, इनका यानी चुनाव हुआ था, ठीक है। तो 296 जो ब्रिटिश प्रांत था वहां से ये चुन कर आए थे। लेकिन देसी रियासतों को ये आज़ादी थी कि जो भी राजा महाराजा है कोई भी व्यक्ति को चुनकर अपने क्षेत्र से भेज सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर क्या होगा भाई, सीटों का आवंटन थोड़ा सा आपको ये दिखाना था कि भारतीय उस समय भारत यानी जब गुलाम था या जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भी कितने भागों में बटा हुआ था। एक था आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरा आपका था यानी देसी रियासतें। देसी रियासत वे थे जिन पर यानी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था, वहां पर राजा महाराजा ही शासन करते थे, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन होते थे, ठीक है। और एक क्षेत्र वे थे जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से क्या था, शासन होता, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे कि सीट कितना निश्चित किया गया, 389। इसमें इसको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक आपका क्या था, एक था आपका ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत, और एक आपके देसी रियासत थे, देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में सीटों का जो आवंटन है ये किस आधार पर किया गया, तो यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत में हम लोग देखेंगे कि आपका कितना सीट था, तो हम देखेंगे 292 + 4, ठीक है। तो ये हो जाता है 296। और देसी रियासतों में होगा आपका 93 यानी 93। अब यहाँ पर 296 ब्रिटिश प्रांत है और 4 यहाँ पे हमने अलग किया है, ये क्या है, तो एक इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो 4 है वो अलग है, ठीक है, 1 2 3 4, इसको देखना है। ये वे क्षेत्र थे जो जहां पर केंद्र का शासन था, केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं, या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इसको बोला था उस समय, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जहां पर ये जैसे अभी नहीं है आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, आपका अंडमान निकोबार हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसी प्रकार ये भी क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन था उस समय, तो आज का जो दिल्ली है वो था, ठीक है, कुर्ग था, उसके बाद आपका अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, ये अलवा अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, कुर्ग जो अभी कर्नाटक में है, ठीक है। अजमेर तो देखिए ना, अजमेर और दिल्ली, ये जो थे ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इनको क्या बुलाया जाता था, तो इनको बुलाया जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है।
इनको बोला जाता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कौन कौन? तो एक में आपका दिल्ली था, दो कुर्ग हो गया, तीसरा अजमेर था और चौथा बलूचिस्तान था। इन 4 क्षेत्रों पर यानी जो अंग्रेज थे वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, ये आपके मतलब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी केंद्र द्वारा डायरेक्ट क्या होता था, इस पर शासन किया जाता था। 292 हो गए आपके ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी, तो यानी कुल मिलाकर आपका 296 हो गया। ठीक है, और 93 आपके जो हो गए देशी रियासत हो गए। ठीक है, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ। आपको याद रखना है कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, कितने सीटों को लोग मनोनीत होकर आए थे। तो ये जो 296 सीट है, यानी 296 सीटों पर क्या हुआ, यहां पर होता है चुनाव। ये चुन कर आए थे, यहां पर चुनाव हुआ था। लेकिन आपकी जो 93 जो सीट है, यहां पर चुनाव नहीं होता है, यहां पर क्या हुआ था, मनोनयन। ये यहां से जो भी सदस्य आए थे वो मनोनीत होकर आए थे। ठीक है, इनका चुनाव नहीं हुआ था। ये 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत होकर आए थे, यानी देशी रजवाड़ों की तरफ से। ठीक है, आपके जो 90 यानी 296 जो सीट है, ये यहाँ के 296 जो सदस्य हैं उस पर चुनाव हुआ था, वहां से लोग चुन कर आए थे। अब 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें अनेक पार्टियों ने भाग लिया। ठीक है, जैसे उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस ने भाग लिया था। साथ में आपका मुस्लिम लीग जो है वो भी भाग ली थी। बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो भी उस समय भी छोटी छोटी पार्टियों ने भी क्या किया था, भाग लिए थे। कुछ लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे और उसमें भी कुछ लोगों की जीत हासिल हुई थी। ठीक है, आपको पहले ये याद होना चाहिए, कोई दिक्कत। यानी हम लोग देखेंगे कि 389 सदस्य को क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी यानी 40 करोड़ और एक सीट का आवंटन किया गया था। एक सीट यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट को आवंटित किया गया था, इसलिए 93 यानी 389 सीट निश्चित किए गए। 389 जो सीट निश्चित किए गए वो आपके 2 भागों में बटे हुए थे। एक था ब्रिटिश प्रांतों के लिए और एक था देशी रियासतों के लिए। तो ब्रिटिश प्रांत जो था, ब्रिटिश प्रांत का जहां पे यानी ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन था वो आपके ब्रिटिश प्रांत कहलाए, और एक जहां पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन न होकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन था वो आपके देशी रियासत कहलाए। इसमें आपके 292 + 4 आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी 296 सीट था और इसमें 93 था। यहां से जो 296 सदस्य आए वो चुन कर आए, यानी चुनाव हुआ उसका। ठीक है, और जो इनका चुनाव हुआ वो किस प्रकार से हुआ, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे आगे। और देशी रियासत जो सदस्य थे वो 93 सदस्य थे, यानी 93 सदस्य थे। ये डायरेक्ट मनोनीत होकर आए और इनकी चुनाव की प्रणाली भी यहाँ पर लिख लिया जाए तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्या बोल सकते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा क्या हुआ था, इनका चुनाव हुआ था। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा यानी इनका संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव हुआ था। जो 296 सदस्य जो आए थे वो जो चुन कर आए थे, ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। यानी 296 सदस्य जो थे वो क्या थे, वो चुन कर आए थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको मिटा दिया जाए, एक बार नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए याद होगा आप लोगों को, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो कुल सदस्य आपके 389 यानी 389 सदस्य थे। उनमें से कितने ब्रिटिश प्रांत के थे, ब्रिटिश प्रांतों के लिए हम देख सकते हैं यानी 296 सदस्य थे, और 296 के बाद आपके जो 93 सदस्य थे वो क्या थे, देशी रियासत थे। इसका मतलब हम यही बोलेंगे कि भाई 296 जो सदस्य थे वो डायरेक्ट यानी चुनाव यानी उनका हुआ था, वो चुन कर आए थे। बाकी जो आपके 93 सदस्य थे वो मनोनीत हो गए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए होता है क्या है, जुलाई 1946 में चुनाव होता है। जुलाई 1946 में क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और चुनाव होने पर
जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस प्रकार आएगा, तो हम रिजल्ट देखेंगे। यानी जुलाई 1946 में जो चुनाव होगा उसमें यानी बहुमत किनको मिलेगी, तो वो आपकी पार्टी थी कांग्रेस। ठीक है, यानी कांग्रेस को सीट कितना मिला, तो कांग्रेस को सीट मिलता है 208। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई कांग्रेस। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, इनको कितना सीट मिला था, तो इनको सीट मिला था मात्र 73। ठीक है, इनको कितना सीट मिला, 73। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि 7 छोटी छोटी पार्टियां लड़ी थी। कितने, 7 छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ी थी। सबका नाम आवश्यक नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ी थी और 7 को यानी एक एक सीट मिला था। समझ लीजिए कि 7 सीट उनको मिला। ठीक है, 7 सीट वे जीते थे। उसके बाद आपके निर्दलीय लोग भी कुछ लड़े थे। निर्दलीयों को मिला था लगभग 8 सीट। 8 सीट। तो यहां पर अगर जोड़ा जाए यानी कांग्रेस को मिला कितना, कांग्रेस को मिला आपका 208 मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला और छोटी छोटी पार्टियां जो थी उनको भी 7 मिला। और यहाँ पर आपका निर्दलीय जो थे उनको कितना मिला, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 सीट यानी निर्दलीय जीते थे। तो इस प्रकार यानी कुल सीटों को जोड़ा जाए और 296 कुल आपके सीट हो जाएंगे 296। ठीक है, तो यानी 296 सीटों पर चुनाव हुआ और 296 हम लोग देखे थे पहले भी, यानी 296 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था और 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 208 सीट मिला आपका कांग्रेस को और 73 मिला मुस्लिम लीग को और 7 छोटी छोटी पार्टियों को एक एक सीट मिला था और निर्दलीय जो थे वो 8 सीट जीत कर आए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई कि अब इसमें यानी कैटेगरी वाइज अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, मुस्लिमों की संख्या कितनी थी। तो मुस्लिम तो हम देखेंगे कि ये मुस्लिम यहाँ से खुद चुनाव लड़ रहा है तो उनकी कहानी यहाँ पर अलग ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस पर देखेंगे कि अनुसूचित यानी एसटी यानी भारतीय संविधान सभा में कितने लोग, महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी, आपका अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो एक बात यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, यानी धर्म के आधार पर देखा जाए तो यानी 3 समुदायों को ध्यान में रखकर यानी सीटों को आवंटित किया गया था। एक आपका साधारण यानी 213 सीट उनको आवंटित किया गया था, मुस्लिम यानी उनको 78 सीट दिया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो सिख थे उनके लिए 4 सीट आवंटित की गई थी। ये बात आप याद रखिएगा, यानी जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो 213 सामान्य लोगों को और उसके बाद मुस्लिमों के लिए 78 और आपके जो 4 सीट है वो सिखों के लिए आवंटित किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हम देख सकते हैं आपको यानी एसटी अनुसूचित जाति यानी एससी यानी अनुसूचित जाति को यानी कितने सीट मिले थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति की जो सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या आपको यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में एससी या अनुसूचित जाति, इनकी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इनके संविधान सभा में सदस्यों की संख्या देखा जाए तो ये 26 थे, इनकी संख्या 26 थी। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, यानी एससी जो अनुसूचित जाति है इनकी संख्या संविधान सभा में 26 थी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या संविधान सभा में कितनी थी, यानी कितने लोग जीत कर गए थे अनुसूचित जनजाति से। तो यहाँ पर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति से जो जीत कर गए थे उनकी संख्या यहाँ पर 33 थी। कितनी थी जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनकी संख्या लगभग 33 थी। ठीक है, तीसरी बात अगर देखी जाए तो यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, संविधान यहाँ पे
संविधान सभा में एसटी अनुसूचित जनजाति कितने लोग जीत गए थे, तो 26, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति लोग कितने थे, 33, और महिला, तो महिला के बारे में अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या लगभग, यानी इनकी संख्या थी आपका 15, ठीक है। जो जीत कराए थी उस समय इनकी संख्या थी 15, ये जीत कराई थी, 15 जीत कर आई थी। लेकिन होता क्या है, यानी कुछ लोग इसमें एक दो आदमी का डेथ हो जाएगा, एक आदमी इस्तीफा दे देंगे, तो लगभग -3 कर दीजिए, तो 3 लोग इसमें क्या हो गए, हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 लोग, यानी 15 लोग जीत कर आई थी, लेकिन 3 लोग जो है यहाँ पर क्या हो जाती हैं, 3 लोग या तो इस्तीफा दे देंगे या तो इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना रह गया, तो हम लोग देखेंगे, यानी मृत्यु के बाद यह संविधान सभा में उपस्थित नहीं होने के कारण यानी इनकी जो संख्या है वो कितने रह जाएंगे, तो इनकी जो संख्या है वो मात्र कितना बच गया, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा जी, तो 12 ही थी, ठीक है। तो बहुत सारा बुक में ये भी दे देता है, कहीं 12 दे देता है, कहीं 15 देते हैं, तो आप याद रखिएगा, यानी जीत कर आई थी महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी, यानी कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए या त्याग पत्र दे दिए, जिसके परिणाम स्वरूप यानी 12 इनकी संख्या यानी रह गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लिए कि आपके संविधान सभा में यानी अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, और एसटी जो है आपकी अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, 33 थी, महिला की जो संख्या है वो 15 थी। आप देख लीजिए ऑप्शन में 15 दिया है तो 15 ठीक है, 12 दिया है तो 12, अगर दोनों दिया है तो उसमें हम देख सकते हैं 15 को ही टिक आउट करें, क्योंकि थी आपकी इतना ही, लास्ट में 12 बची थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब बातों को, इसको मिटा दिया जाए। फिर होता क्या है, हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति तो हो जाती है, मान लीजिए ये चुन कर आ गए, कुल सदस्य हो गए आपका यानी 296, और 93 जो सदस्य थे वो भी मनोनीत हो गए थे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब करना यह था कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ। कहाँ पर ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ, तो दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में, देख सकते हैं दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में क्या हुई थी, दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में इनकी बैठक हुई। अब वहां पर क्या होता है, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या बोल सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, यानी हमें क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद रखना है, प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होगा, तो संविधान सभा की प्रथम जो बैठक होगी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में ये आपका बैठक होता है, ठीक है। अब ये जो बैठक होगा, ठीक है, प्रथम बैठक, तो इस बैठक की विशेषता क्या होगी, यानी जो आपकी प्रथम बैठक हो रहा है यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक, इस बैठक में हुआ क्या, तो इस समय यानी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में यानी सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति होंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पर अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर संविधान सभा की जो आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पर संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की क्या हो रही है, प्रथम बैठक हो रही है। और इस बैठक में, यह बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को ही, कहाँ पर, तो दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में हुई। इस बैठक में क्या होगा, यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हो रही है, इस बैठक में जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष है वो किनको चुना जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था जी, तो अस्थायी अध्यक्ष हम देखेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किनको, यानी सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किनको, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
ये जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है इन्हें क्या कर दिया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन ये इतना खुश हो गए महाराज, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ये इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, मतलब काम का लोड इतना इन पर पड़ गया कि 2 दिन बाद ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के यानी 2 दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, मात्र 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 2 दिन बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो 9, देखिए यहाँ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रहा है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ, यानी दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौशल चैम्बर में इनकी बैठक हुई। और उस बैठक में ये सबसे बुजुर्ग होने के कारण, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे ये अधिक यानी बुजुर्ग होने के कारण उसमें जितने लोग थे उनमें सबसे बुजुर्ग कौन थे, यानी उम्रदराज, ये आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और इसीलिए इन्हें यानी अस्थायी अध्यक्ष क्या कर लिया गया था, चुन लिया गया था। भाई चलिए सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, मान लीजिए हम लोग में सबसे जो ज़्यादा बुजुर्ग होगा तो हम देखिए उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और जब कोई सामने आता है आपसे, बुजुर्ग कोई आता है, उम्रदराज कोई आता है, तो आप कुर्सी छोड़कर हट जाते हैं, उनको बैठने के लिए बोलते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार यानी इसमें सबसे ज़्यादा उम्रदराज कोई व्यक्ति था तो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। और ये सबसे बुजुर्ग होने के कारण इनको कर दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन क्या होता है, 2 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के उपरांत तब क्या होगा भाई, अब दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, अब संविधान सभा की क्या होगी, द्वितीय बैठक होगी, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा क्या होती है, द्वितीय बैठक होती है। ठीक है, इसको मिटा दे, नोट कर लीजिएगा। तो याद रखना है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के पुस्तकालय भवन के कौशल चैम्बर में हुई। और इस समय इसकी विशेषता यह है संविधान सभा की प्रथम बैठक की कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यह संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई अब अध्यक्ष महाराज जो है उनकी तो मृत्यु हो गई है 2 दिन बाद ही। अब क्या किया जाएगा कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक बुलाई जाएगी, कब, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यानी संविधान सभा की क्या की गई, द्वितीय बैठक बुलाई गई। यहाँ पर क्या होगा, यानी संविधान सभा की द्वितीय बैठक बुलाई जाती है, संविधान सभा की द्वितीय बैठक बुलाई जाती है, द्वितीय बैठक बुलाई गई। ठीक है, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की द्वितीय बैठक बुलाई जाती है। और इस बैठक में क्या होगा, संविधान सभा की द्वितीय बैठक में क्या होगा कि इस समय आपके यानी द्वितीय बैठक में हम लोग देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अब यहाँ पर किनको चुन दिया जाएगा, तो अब हम देखेंगे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे वो आपके कौन होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे, यानी आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और उसमें यानी अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और उनकी 2 दिन बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी मात्र यहाँ पर देखेंगे 2 दिन बाद यानी 9 2 11 दिसंबर उसी दिन यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पुनः बैठक बुलाई जाएगी। और उस द्वितीय बैठक में क्या किया जाएगा, यानी संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है ये किनको चुन दिया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। अब क्या यहाँ से संविधान के जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा, संविधान के निर्माण का कार्य स्टार्ट होगा, तो नहीं जी अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा की तृतीय बैठक कब होती है। तो याद रखना है यानी द्वितीय बैठक 2 दिन सब में 9 2 2 क्या करना है, आगे पीछे जोड़ देना है। ठीक है, 9 2 11 11 2 13, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक और 9 दिसंबर 19
11 दिसंबर 1946 को आपकी द्वितीय बैठक हो जाएंगे और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तृतीय बैठक होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होगा, तो इस समय संविधान सभा की जो तृतीय बैठक होगी, संविधान सभा की क्या हुई थी, तृतीय बैठक, तीसरी बैठक हुई। और इस बैठक की महत्व क्या है, तो इस बैठक में यानी संविधान सभा की तृतीय बैठक जो आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तृतीय जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले यानी संविधान सभा में कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, कौन से प्रस्ताव को पेश किया गया था। यानी क्वेश्चन ये रहता है कि यानी संविधान सभा में सबसे पहले कौन से प्रस्ताव पेश किया गया था, तो आपको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव जो है सबसे पहले यानी संविधान सभा में पेश किया गया था। और किस व्यक्ति द्वारा यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे संविधान सभा की तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाएगा, यानी क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यानी तृतीय संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग देखेंगे पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाएगा या बोल सकते हैं प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई। ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाएगा, उद्देश्य यानी संविधान की जिससे उद्देशिका हम लोग बाद में बोलेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्या ये उस दिन स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं जी, उस समय यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि हम लोग देखेंगे कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को उद्देशिका बोला जाता है, उद्देशिका, या ये आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आज भारत का प्रस्तावना बना है, प्रस्तावना कहलाया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये क्या है, भारत का प्रस्तावना है। याद रखिएगा ये पॉइंट को। चलिए मिटा दे इसको। ये संविधान सभा की तृतीय बैठक हो रही है। संविधान सभा की तृतीय बैठक जो हुई उसमें क्या हुआ कि भाई संविधान सभा की तृतीय बैठक में सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यानी क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को इस समय अभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। और यहीं से संविधान की कार्यकारिणी जो है वो प्रारंभ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन फिर भी ये टॉपिक जो है कुछ लंबा है, थोड़ा सा आप लोग एकदम इत्मीनान बनाए रखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या यानी संविधान सभा की तृतीय बैठक तो हो गई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, इसे स्वीकार अभी नहीं किया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या होगा कि उद्देश्य प्रस्ताविका को जो यानी पंडित जवाहरलाल उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जब स्वीकार कर लिए उद्देश्य प्रस्ताव को, अब यहाँ से भारत जो संविधान सभा की कार्यकारिणी जो है कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर कार्य तो प्रारंभ होगा लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी समय ये तो स्वीकार कर लिए उद्देश्य प्रस्ताव को, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एम एन जो राव है,
एम एन राव थे या बी एन राव, बी एन राव, सॉरी बी एन राव, बी एन राव जो आपके संवैधानिक सलाहकार हैं, बी एन राव, बी एन राव के द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान के प्रारूप को तैयार किया जाएगा। संविधान के प्रारूप को, प्रारूप, संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया। ये क्या करेंगे, यानी बी एन राव क्या करेंगे, संविधान के प्रारूप को तैयार करेंगे। और ये संविधान के जैसे ही प्रारूप तैयार होगा, यानी संविधान के प्रारूप तैयार होने के परिणाम स्वरूप अब इसकी जांच के लिए अनेक प्रकार के यानी समिति क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी बी एन राव जो है महोदय है, यानी बी एन राव क्या करेंगे, बी एन राव ये जो थे समझिए कि 60 देशों का जो संविधान है उनको, उनके ज्ञाता थे, उनको पढ़ चुके थे। 12वां के संविधान का निर्माण भी यहीं कराए थे। और देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें भारत की तरफ से पहले जो संवैधानिक बोल सकते हैं जज या कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यही यानी प्रथम भारतीय थे जो जज के रूप में, ये प्रथम भारतीय थे जिनकी क्या हुई थी, सिलेक्शन वहां पर हुई थी, ये गए थे। ठीक है, तो बी एन राव यानी काफ़ी बोल सकते हैं कि बी एन राव यानी कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इन्हें क्या किया गया, ये निःशुल्क रूप से यानी भारतीय संविधान को बनाने में लगे हुए थे। किसी प्रकार कोई इनको लालच लोभ नहीं थी, निःशुल्क प्रकार से बी एन राव क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। एक बात और याद रखिएगा, बी एन राव का आप नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम अपने हमारे संविधान में, हम इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन ये बात भी आपको याद रखना है कि बी एन राव जो थे महोदय ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कन्फ्यूज यानी बच्चों को करने के लिए कि जो बी एन राव थे वो संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं, तो बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ये क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के प्रारूप को तैयार इन्होंने किया और संविधान के प्रारूप को तैयार होने के बाद यानी हम लोग देखेंगे यानी संविधान सभा द्वारा अनेक प्रकार के क्या किया जाएगा, समितियों का गठन किया गया जो क्या करेगी, इनकी जांच की जाएगी। अब संविधान के प्रारूप को तैयार करने जब ये संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया तो उसकी जांच परख करने के लिए अनेक प्रकार की समितियों के, ठीक है, एक देख सकते हैं 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके बी एन राव ये क्या करेंगे, 29 अगस्त 1947 को यानी एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, यानी 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब जितने भी अनेक प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, केवल यही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया, यानी जो आपके प्रारूप तैयार हुआ था उसकी जांच परख करने के लिए। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब ये तो काम प्रारंभ हो रहा है। अब जो यानी विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन हुआ उन समितियों में प्रमुख जो समिति है उनका नाम याद रखना है। एक में है आपकी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका संचालन समिति, संचालन समिति। अब संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तीसरा हम लोग देख सकते हैं जो आपका था संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद और कुछ समितियां थी जैसे
संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और इसके भी अध्यक्ष आपके होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट जो समिति है उसका भी नाम नोट कर लिया जाए। आपके प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य संविधान समिति, संविधान समिति। अब इसका जो अध्यक्ष है ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये जो है यानी कुछ प्रमुख समितियाँ थी। ठीक है, आपको ये देख लेना है। यानी संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों की क्या की गई। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद यानी संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां, जैसे यानी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया गया तो स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन किया गया कि भाई चलिए संविधान सभा का उद्देश्य तो हमको मिल गया, किस उद्देश्य पे क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है। अब संविधान के निर्माण के कार्य के लिए या निर्माण कार्य लिए संविधान के निर्माण को के जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाने के लिए यानी विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। ये जो हमने समिति बहुत सारी थी। ठीक है, हमने क्या किया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट समिति है उन्हीं को नाम लिखा है। ये प्रारूप समिति हो गया, प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति के बाद आपका संचालन समिति हो जाएगा, या संघ संविधान समिति हो गया, संघ शक्ति समिति हो गया। उसके बाद आपका देख सकते हैं संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति या राज्य, इसको प्रांतीय संविधान समिति लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति गठन किया गया। ये प्रमुख क्या है, यहाँ पर देखिएगा आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर देखेंगे आपका प्रांतीय यह है आपका, यहाँ पर देखिएगा प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 5 जो प्रमुख समितियां जहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे जी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संघ समिति या शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल, जहाँ पे ये आपको देखिए संघ है, ये संघ है, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो ये आपके इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। और उसके बाद आपका प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांत यानी राज्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहे थे, राज्यों को भारत में मिलाने का विलय का काम जो है यानी महत्वपूर्ण योगदान है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यानी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद जब उसको स्वीकार कर लिया गया तो यानी अब ये संविधान सभा द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया। और यानी हम देखेंगे एम.एन. राव ने क्या किया, संविधान के प्रारूप को तैयार किया, और संविधान के प्रारूप को जब तैयार हो गया तो उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया। और उस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये बात आप लोग याद होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको 9 दिसंबर 1900 कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। या संविधान सभा की द्वितीय बैठक आपके कब हो रही है, तो संविधान सभा की द्वितीय बैठक हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर, मात्र 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और संविधान सभा की जो तृतीय बैठक होगी वो आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। प्रथम बैठक की विशेषता क्या होगी, तो प्रथम बैठक की विशेषता आपकी होगी भाई इस समय यानी अस्थायी रूप से डॉक्टर सविता नरसिन्हा को क्या किया जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा।
और द्वितीय बैठक की जो विशेषता है उसमें अस्थायी रूप से किसको अध्यक्ष चुना गया, तो उसमें अस्थायी रूप से आपका अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तृतीय जो बैठक हो रही है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसकी महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि इस समय यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ना क्या किया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, ठीक है, यानी उद्देशिका को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया जाएगा। 22 जनवरी 1947 स्वीकार करने के बाद यानी अब संविधान सभा विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करेगी और वो समिति आपके प्रारूप समिति होगा, संचालन समिति होगा, संघ समिति होगा, संघ संविधान समिति होगा, राज्य यानी प्रांतीय संविधान समिति होगा। ये प्रमुख रूप से समितियों का गठन हो गया। उसमें पहला समिति जो है कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आप देखेंगे प्रारूप समिति का भी हम लोग ने देखा था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ये क्या है आपके अध्यक्ष हो गए प्रारूप समिति के, ये क्या है अध्यक्ष। और बाकी जो इसमें सदस्य होंगे वो कौन कौन इसके सदस्य थे ये भी देख लेना है, जो आपके सदस्य होंगे, ठीक है। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका नाम पूछ देता है, तो याद रखिएगा आपके कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हो जाएंगे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ये इसके सदस्य थे, ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सदुल्लाह हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह हो जाएंगे। फिर तीसरा देखा जाए तो आपके अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद आपका एन माधव राव हो जाएंगे, एन माधव राव। कौन कौन, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एन गोपाल स्वामी अयंगर और एन माधव राव, यहाँ पे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। आपका एक हो जाएंगे डीपी खेतान, डीपी खेतान, और इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, ये इसके क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। याद रखना है, यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होंगे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, ठीक है, ये क्या थे अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें सदस्य जो होंगे, सदस्य में आपका कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह हो जाएंगे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे, एन माधव राव हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे और डीपी खेतान। और इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो 1948 ईस्वी में ये आपके टीटी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाएगी और इनके बाद आपका टीटी कृष्णमाचारी हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर जो अगला भाग होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।